हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एनवीरा स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश चौहान, आपका सामान्य विज्ञान टीचर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड। हमारे क्लास 8 का यूनिट 4 चल रहा था, पदार्थ, धातु तथा अधातु। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, जो 2 पार्ट में केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जाके देखिए, जिससे आपका पार्ट थर्ड अभ्यास प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएंगे। मैं पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं अभ्यास प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में जाके धातुओं के गुण में अगर आप पढ़ोगे तो वहां से आप यहां ऑप्शन आसानी से काट पाओगे। यानी आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जाके जरूर देखें, पार्ट थर्ड आपके लिए बेहद इजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा धातुओं के गुण। तो धातुओं का एक गुण था आघात वर्धनीय। कौन सा गुण था? आघात वर्धनीय। यानी उस गुण के अनुसार धातुओं को पीटकर एक पतली चादर बनाई जा सकती है। पढ़ा नहीं पढ़ा था एक गुण? और उसके अनुसार धातु कौन है? ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन में 2 को उठा रहा हूं। फास्फोरस, ये एक क्या है बच्चों? अधातु। क्या है? नॉन मेटल। और इसका गुण पढ़ा था अधातु है, बहुत ही क्रियाशील है, खुली छोड़ने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे कहां रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ऑप्शन सेकंड, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन, ये अभी पिछले पार्ट में पढ़ा था, ये भी एक क्या है? अधातु। जाके देखो, अधातु के उदाहरण लिखवाए थे मैंने। ऑप्शन ये भी कट गया और ये भी कट गया। सल्फर लिखाया था मैंने, ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? जिंक। धातुओं में एक उदाहरण लिखाया था जिंक। क्वेश्चन दूसरे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपको कौन सा कथन सही लग रहा है थ्योरी के अनुसार, धातु और अधातु के अनुसार। पहला कथन है आपके सामने, सभी धातुएं तन्य होती है। क्या सभी धातुएं तन्य होती है? मैंने बताया था धातुएं सामान्य तन्य होती है, यानी सभी धातुएं तन्य नहीं होती है। कुछ धातु ऐसी है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, पारा। मैंने लिखवाया था पारा। पारा Hg किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। क्या इसे खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, इसीलिए यहां यह कथन गलत हो गया। यानी सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, कुछ धातुएं होती हैं, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी अधातुएं तन्य होती है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ये सभी अधातुएं तन्य होती है, ये कहीं पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा अधातुएं तन्य नहीं होती है, और ये कह रहा है अधातुएं तन्य होती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर यहां आ जाता धातुएं तो भी ये क्या होता? गलत, क्योंकि पहला कथन है आपके सामने। तीसरा कथन है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ये कथन सही हो सकता। क्यों? इन्होंने बताया कि सामान्य यानी कुछ को छोड़ के बाकी सभी धातुएं क्या हो सकती है? तन्य हो सकती है, जैसे पारा को छोड़ के। तो यानी यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथा कथन भी बता देता हूं आपको, कुछ अधातुएं तन्य होती है। ये किसने कहा कुछ अधातुएं तन्य होती है? हमने भौतिक गुण पढ़े, अधातुएं तन्य होती नहीं है। तन्य कौन होती है? धातुएं होती है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से ये खाली जगह आपको भरनी है। फास्फोरस बहुत रिक्त स्थान अधातु है, तो मैंने बताया था फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यानी यहां क्या आएगा? क्रियाशील, बहुत क्रियाशील अधातु है। सॉरी, मैंने धातु बोल दिया, ये क्या है? अधातु। इसीलिए इसे कहां रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। धातुएं ऊष्मा, और हमने पढ़ा था धातुओं का गुण। अगर आप नए हैं तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें स्टूडेंट, वरना ये आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख के आते हैं तो ये आसानी से समझ पाओगे। धातुएं ऊष्मा और विद्युत, किसकी? ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है बच्चों? सुचालक। क्या होती है? सुचालक। यानी धातु में करंट आता है, मैंने बताया था। तीसरा पॉइंट है, आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली जगह क्रियाशील होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा क्रियाशील होती है। एक सारणी बताई थी मैंने, सक्रियता श्रेणी, पार्ट सेकंड जाके देखे आप, वहां पे बताया था क्रियाशील होती है। एक श्रेणी बनाई थी, उस श्रेणी के अनुसार आपको चेक करना है कौन अधिक क्रियाशील है, यानी अपेक्षा अधिक आएगा यहां, सॉरी, अधिक क्रियाशील। चौथा पॉइंट है,
धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके, जब मैंने धातुओं का रासायनिक गुण पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया, अम्ल के साथ क्रिया करके गैस मुक्त होती है बच्चों, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। और अगला पार्ट में बताया था आ धातु कभी भी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है, कभी भी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। चौथा क्वेश्चन है, यदि कथन सही है तो आगे लिखना टी, टी यानी ट्रू। यदि कथन गलत है तो आगे लिखना एफ, एफ यानी फॉल्स यानी गलत। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से क्रिया करते हैं, ये कैसे हो गया? कोई भी अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है। मैंने लास्ट इससे जस्ट लास्ट पार्ट में पढ़ाया था अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है, तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा? एफ यानी फॉल्स। सोडियम क्रियाशील धातु है, धातु तथा अधातु के अपवाद में बताया था सोडियम क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक कौन सी धातु लिखी थी मैंने इसके साथ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक को विस्थापित करता है, यानी आपके पास कोई कॉपर धातु है जो जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को क्या करता है? विस्थापित करता है कि नहीं करता है? हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये उदाहरण मैंने लिखवाया था, नहीं करता है। ये कथन यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोयले को खींचकर तार बनाया जा सकता है। कोयला क्या है बच्चों? अधातु। मैंने बताया था कार्बन का रूप है कोयला, ये क्या एक प्रकार का कार्बन है। क्या है? कार्बन। यानी आप अधातु को खींचकर तार नहीं बना सकते, इसीलिए यहां क्या हो जाएगा? एफ। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, मैं बढ़ता हूं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, 5वां ये है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर आपको धातु तथा अधातु में क्या स्पष्ट करना है? अंतर स्पष्ट करना है। कि जैसे पहला गुण आपको दे रखा है गुण में दिखावट, यानी हमने पढ़ा था धातु कैसी दिखती है, धातु में एक धातु क्या होती है? चमक होती है। तो यहां आंसर आना चाहिए चमकीली। क्या होती है? चमकीली। और अधातु में पढ़ा था चमकहीन। क्या होती है? चमकहीन। लेकिन अपवाद लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साथ में अपवाद। धातु होते अधातु होते भी चमकीली कौन होती है बच्चों? आयोडीन। कौन होती है? आयोडीन। आयोडीन ऐसी अधातु है जो अधातु है फिर भी उसमें एक प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। फिर अगर मैं कठोरता की बात करूं तो धातु कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। कठोर होती है, लेकिन एक हमने पढ़ा था सोडियम व पोटेशियम, 2 धातु आप लिख सकते हो, ये क्या होती है? नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है। और अधातुएं कठोर नहीं होती है। क्या होती है? कठोर। इतनी कठोरता नहीं होती, कठोर नहीं होती है, यानी क्या होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति? भंगुर प्रकृति। मैं बात करूं आघात वर्धनीय, इंपॉर्टेंट गुण है धातुओं का बहुत। आघात वर्धनीय होती है धातुएं। क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। और आपको बताया था Au सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। कौन सा? आघात वर्धनीय गुण नहीं पाया जाता। फिर बात करूं तन्यता की, तो धातुएं क्या होती है? सामान्यता क्या होती है? तन्य होती है। क्या होती है? सामान्यता तन्य। ये तन्य नहीं होती है, तन्य नहीं। सारणी को बढ़ना और कुछ नहीं है, ये आप आसानी से तब भर पाओगे जब आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में संपूर्ण जानकारी है। उष्मा चालन, धातुएं उष्मा की क्या होती है? चालन। और विद्युत की भी क्या होती है? चालन होती है। उष्मा की चालन। मैं बात करूं धातुओं की, उष्मा और विद्युत दोनों की चालन नहीं होती है। उष्मा की चालन नहीं होती है, चालन नहीं। अगर मैं बात करूं विद्युत चालन, और ये धातु होती है विद्युत की, क्या होती है? सुचालक। क्या होती है? सुचालक। और अधातु होती है विद्युत की कुचालक। क्या होती है? कुचालक। यानी धातु दिखावट में धातु चमकीली होती है, अधातु चमकहीन। ये कठोर होती है, ये कठोर नहीं होती है। ये आघात वर्धनीय होती है, ये आघात वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। ये तन्यता, धातु तन्य होती है लेकिन अधातु तन्यता नहीं होती है। उष्मा और विद्युत की धातु चालन होती है, जबकि अधातु उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालन नहीं करती है। लेकिन एक अपवाद, ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट क्या है? अधातु फिर भी विद्युत का क्या करती है? चालन करती है। तो 5वां क्वेश्चन पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। कारण निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए।
आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है। यानी आप कभी मार्केट गए होंगे, कुछ पैकिंग करवा के लाएंगे डोसा वगैरह, तो एक ऊपर पन्नी आती है, वो एल्युमिनियम धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम धातु की। वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो भोजन को खराब होने से बचाती है और ऊष्मा अवरुद्ध है, ऊष्मा अवरुद्ध, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, ऊष्मा अवरोधी है। इससे भोजन या खाद्य सामग्री, भोजन या खाद्य सामग्री खराब नहीं होता। और एक कारण और है, ये आसानी से मुड़ती है, ये आसानी से मुड़ती है। इनकी पन्नी पतली होती है जिसे आप आसानी से मोड़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, नीमच छड़े धात्विक पदार्थ से निर्मित होती है। छड़े होती है जो धातु से क्यों बनी होती है? क्योंकि ऊष्मा की क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है? विद्युत की क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। फिर है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित क्यों नहीं कर सकता? मैंने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी तभी उसको इंपॉर्टेंट लगवाया था कि कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक अधिक रिएक्टिविटी है, यानी क्रियाशीलता अधिक है जिंक की। यानी ये कह रहा है कॉपर जिंक सल्फेट ZnSO4, ये अभिक्रिया मैंने विस्थापन में पार्ट सेकंड में करी, आप वहां जाके देखे पूरे इसके बारे में। CuSO4 और जिंक विस्थापित, ये अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि Zn क्या है बच्चों? यहाँ अधिक क्रियाशील है। किससे? Cu से। आपको इतना ही लिखना है। जिंक धातु है, सक्रिय श्रेणी, मैंने सक्रियता श्रेणी भी बताई थी कि अधिक क्रियाशील है जिंक। किससे? कॉपर से। तो जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर सकता, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो का, खा, गा पढ़ लिया, आगे बड़े वाला गा भी पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन छठे का चौथा क्वेश्चन गा। क्वेश्चन ये है कि सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारा कारण बताइए, यानी क्यों। तो हमने इसी चैप्टर में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, पॉइंट लिखवाया था मैंने वहां पे कि धातुओं में जो सोडियम होती है, पोटेशियम धातु होती है, वो बहुत ही रिएक्टिविटी होती है, बहुत ही क्रियाशीलता होती है उसमें। यानी सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं, अगर आप इन्हें वायु में खुला छोड़ोगे तो नमी के साथ क्या क्रिया करके क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। यानी इसीलिए मिट्टी के तेल, और मिट्टी के तेल की मैं बात करूं, मैंने वहां लिखा था केरोसिन, और कोष्टक में मिट्टी का तेल भी लिखवाया था, जाके देखना आप, केरोसिन। यानी अगर आप क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते, यानी इतनी दिक्कत नहीं आती। आंसर, सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुएं, पोटेशियम जैसी धातुओं या धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। अतः इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। ये दो धातुएं ऐसी है, मैंने बताई थी सक्रियता श्रेणी, जो सबसे ऊपर यही आते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, एक धातु और है। अगर आप इन्हें खुला छोड़ोगे वायु में तो नमी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। तो आपने कभी देखा होगा जादूगर एकदम मुंह में से आग निकालता है, तो वह सोडियम का भी वहीं पे भी यूज होता है, आग लगाने के लिए, आग पकड़वाने के लिए। तो यानी अतः इन्हें मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है?
केरोसिन में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो बच्चों, केरोसिन में रखने का यही कारण है कि खुला छोड़ोगे तो क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्या होती है, क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन ये है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र यानी किसी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? अगर रखोगे तो क्या होगा? तो हमने पढ़ा था धातुओं का एक गुण पढ़ा था, ध्यान देना, धातु प्लस अम्ल, ये गुण पढ़ा था। तो वहां पे बना था लवण और साथ में क्या बना था बच्चों, H2 गैस निकली थी। कौन सी गैस निकली थी? H2 गैस। तो यहां सोचने लायक ये बात है, नींबू, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। और एल्युमिनियम एक धातु है, तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो लवण हानिकारक हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी हानिकारक हो जाएगी। इस प्रकार आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हो। तो कारण लिखना, कारण क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, अतः एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके लवण व H2 गैस बनता है। क्या बन जाता है? लवण व H2 गैस। यानी इसी कारण आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते या किसी और धातु के पात्र में भी नहीं रख सकते जो क्रियाशील हो। यानी नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, एल्युमिनियम एक धातु है, क्रिया करके लवण और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे 8वां क्वेश्चन। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है और पूछा गया है कि सारणी का मिलान कीजिए कि किस धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी में कॉलम 1, इसे कॉलम 1 पदार्थ दिए गए हैं, पदार्थ यानी धातु होंगे। कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग है और कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दे रखे हैं कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, उनका मिलान करना है आपको। पहला दे रखा है गोल्ड, जिसका प्रतीक आप लिख सकते हो AU। दूसरा दे रखा आयरन, जिसका प्रतीक Fe। एल्यूमिनियम Al, कार्बन को C लिख सकते हो, कॉपर को Cu लिख सकते हो और मरकरी तो आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था Hg। पहला है गोल्ड यानी जिसे सोना बोलते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंने धातु में बताया था, सोना तथा चांदी का उपयोग लिखवाया था नोट लगा के। सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो मिलान कीजिए, इनका आभूषण कहाँ है? ये लो, सोने का उपयोग आभूषण बनाने में। दूसरा है आयरन यानी लोहा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन काटने हैं। लोहे का उपयोग मशीन बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मशीनों में। तो यहाँ कहाँ है मशीनें? यहाँ, इसको यहाँ मिलान कीजिए। फिर है आपके एल्यूमिनियम, ये तो एक क्वेश्चन भी आया था, छठा क्वेश्चन हमारे, कि एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये उष्मा अवरुद्ध यानी उष्मा को बाहर आने नहीं देता है और जिससे खाना या खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री को लपेटने में। फिर बात करूं मैं कार्बन की, कार्बन का उपयोग ईंधन में किया जाता है। तो यहाँ ईंधन क्या है? ये रहा ईंधन, तो इसका मिलान इससे कीजिए। फिर मैं बात करूं कॉपर यानी तांबा, आपने अपने घरों में देखा होगा कॉपर तार होते हैं, किसके बने होते हैं? ज्यादातर कॉपर यानी तांबा के तार बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तांबे के। तो इसका मिलान कीजिए बिजली के तार में। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? बिजली के तार में। और हमने मरकरी पढ़ा था, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में किया जाता है। तो इसका मिलान कीजिए थर्मोमीटर से। तो इस प्रकार हमने आसानी से मिलान कर दिया, क्योंकि हमें पता है किन धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था धातुओं के उपयोग, वहीं से ये क्वेश्चन आपके यहाँ इजी हो जाता अगर आप पार्ट सेकंड देख के आए। अगर नहीं देख के आए तो वहां जाके जरूर देखें क्या होता है। अब की बार आपको कारण बताना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर प्लेट
पर डालने पर, अगर कॉपर प्लेट पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे तो आपका आंसर होना चाहिए नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो हमें डालना होगा यहाँ पे सांद्र को, क्या डालना होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या डालना होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये डाला जाए किस पर, कॉपर, तो यहां बनेगा लवण और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, यानी H2SO4 के ऊपर आपने डाला कॉपर तो CuSO4 प्लस H2। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट को आयन में घुल सकता है, यानी अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो वहां ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो आपका रीजन होना चाहिए कोई क्रिया नहीं होगी जब तनु पूछा जाए। तनु यानी आपको मैं बता देता हूं, जब आप 10th में आओगे 11th में आपको पता था, लेकिन जिसमें अम्ल की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है जिसे हम बोलते हैं तनु, और सांद्र मतलब अम्ल की मात्रा अधिक होगी जल की अपेक्षा। आपको अभी तक केवल इतना ही याद रखना। अगला क्वेश्चन ये है आपके कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, जैसे ये बोल रहा है लोहा, येरा लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 के विलयन में रखा जाता है तो आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इस कारण विलयन हल्का नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का नीला। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आयरन डाला जाए, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, और फेरस सल्फेट का क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, और कॉपर क्या निकल जाएगी बाहर। और एक क्वेश्चन आपको ऐड करना है, कोयले का दहन, क्या ऐड करना है बच्चों, कोयले का दहन। जब कोयले को जलाया जाता है तो वो अभिक्रिया भी आप लिख के बताओ। तो कोयला यानी क्या होता है बच्चों, कोयला यानी कार्बन, कार्बन येरा सी लिख दूं मैं डायरेक्ट, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, CO2, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी मात्रा 0.03%। यानी हमने आज की क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पूरे कर लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक, यानी जो आज हमने पढ़ा है वो सभी आपको एक PDF के रूप में मिलेंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। एक सलोनी कोई लड़की है जिन्होंने लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक प्रकनली में लिया, गैस को एक प्रकनली में लिया, इकट्ठा किया। तो आपको बताना है कि इस प्रक्रम में जो जो अभिक्रियाएं होगी वो आपको बतानी है। तो लकड़ी, ये है, थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे। अगर लकड़ी को जलाए तो क्या प्राप्त होगा, कोयला। और जब ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जब आप 10th क्लास में आओगे तो आसानी से ये पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो क्या बनता है, कोयला, और एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मैं पहली बात करूं इस प्रक्रम में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी आपने किसको जलाया, लकड़ी के बाद कोयला प्राप्त हो उसको भी आपने जलाया, या आप लिख सकते हो चारकोल, कोयले का एक प्रकार है। इसको जलाते किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रकृति पूछी जाए आपको तो आपका आंसर होना चाहिए अम्लीय। क्या होती है इनकी प्रकृति, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय, यानी कार्बन ले सकते हो आप, और यहाँ क्या लेंगे, ऑक्सीजन यानी O2, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, CO2, जिसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगली अभिक्रिया है कि जब जो भी CO2 प्राप्त होगा, अगर आप उनको जल के साथ डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ डालोगे
तो CO2 किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, जल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा, कार्बोनिक अम्ल। आपने सुना होगा जब सोडा पिया होगा ना, उसमें CO2 में कि जल में कौन सी गैस डाली जाती है, CO2, जिसके कारण उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो उनमें कौन सी गैस होती है, CO2। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं और आने वाली क्लास में हम अध्याय तीसरा संश्लेषित रेशे स्टार्ट करेंगे।